हेलो एवरीवन, आई एम संदीप, योर फिजिक्स टीचर। और आज हम पढ़ने वाले हैं रिसोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। अभी तक हमने जो किया है वो किसी वेक्टर को दो वेक्टर्स का सम करके हमने एक रिजल्टेंट वेक्टर निकाला है, राइट। जैसे कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, राइट, इन दोनों को ऐड करना है तो इनका जो रिजल्टेंट है यानी कि ऐड करके बाय द ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, देन दैट वाज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी, वेयर वी कैन से दैट द वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर ऑफ बी, राइट। लेकिन रिसोल्यूशन में अब हम क्या करेंगे, इसको हम अगेन स्प्लिट, द रिसोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इज द स्प्लिट ऑफ अ वेक्टर इनटू इट्स टू कंपोनेंट वेक्टर। मतलब हमें किसी एक वेक्टर को, जैसे अगर कोई वेक्टर है, सपोज कीजिए दैट इज द वेक्टर आर, ठीक है, इस वेक्टर को हमें दो कंपोनेंट वेक्टर यानी कि दो वेक्टर्स में डिवाइड करना है, उसी को हम रिसोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर कहते हैं, राइट। तो सपोज कीजिए, मैं एक सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। अगर स्ट्रेट लाइन की बात करें, स्ट्रेट लाइन वेक्टर, अगर ये एक वेक्टर है r, राइट, और मुझे इसको दो वेक्टर्स में स्प्लिट करना है इन द सेम डायरेक्शन, तो क्या करेंगे, दैट वाज द वेक्टर a एंड दैट वाज द वेक्टर ऑफ b, ठीक है। और ये इन दोनों का ही सम का है, मतलब हमने जो इसका मैग्नीट्यूड है यानी कि इसकी लेंथ है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो हम यहाँ कह सकते हैं वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ a प्लस वेक्टर ऑफ बी। ये तो हम एक ही डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर दो अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शन में किसी वेक्टर को स्प्लिट करना है तो क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर दैट वाज द वेक्टर आर, जिसको हमें इनके दो कंपोनेंट यानी कि दो वेक्टर्स में, दो कंपोनेंट वेक्टर में डिवाइड करना है। तो और एक तो होना चाहिए वेक्टर ए की डायरेक्शन में एंड द सेकेंड वन इज इन द वेक्टर बी, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, तो देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमें पता है कि ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के थ्रू हम दो वेक्टर्स का सम निकाल सकते हैं, राइट, अगर वो दोनों एक दूसरे से किसी एंगल पर इंक्लाइन करते हैं। तो सिमिलरली हम यहाँ पर भी वही रूल्स फॉलो करेंगे, लेकिन अपोजिट, यानी कि हम जो स्टेप्स फॉलो करेंगे वो अब उसका उल्टा होगा। तो देखिए कैसे। First of all, we will draw the vector r, वेक्टर r की डायरेक्शन में वेक्टर r को डिनोट कर दीजिए, और यहां से वेक्टर a को a की डायरेक्शन में नोट कर दिए इन द सेम ऑर्डर। अब ये दोनों क्या है, कोइनिशियल वेक्टर्स कहलाएंगे। और वेक्टर b को कहां पर करना है, वेक्टर b को इस तरह से b की डायरेक्शन में ड्रॉ करना है। जैसे b की डायरेक्शन क्या है, ये है, तो ये वेक्टर b की डायरेक्शन होगी, तो दैट वाज द वेक्टर b। लेकिन हमें इनको ज्वाइन करना है, इनको वेक्टर में इसको हमें ट्राइंगल में ज्वाइन करना है, एक ट्राइंगल बनाना है, तो हमें इनका मैग्नीट्यूड क्या है, इंक्रीज करना पड़ेगा। इज दैट मीन्स कि हमें इनका जो मैग्नीट्यूड है, ए का वेक्टर और बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है यानी कि जो लेंथ है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी हम इस ट्राइंगल को कंप्लीट कर पाएंगे, या हम ये कहें तभी हम वेक्टर आर के दो कंपोनेंट्स बना पाएंगे, राइट। तो इस तरह से इसको इंक्रीज करने के लिए सपोज कीजिए हम क्या करते हैं, इसमें कोई एक रियल नंबर ए से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये अब वेक्टर ए नहीं है, क्योंकि हमने इसमें इसकी लेंथ को इंक्रीज कर दिया। सिमिलरली हमने बी की भी लेंथ को इंक्रीज कर दिया। सो जो सपोज कीजिए हमने n टाइम्स लेंथ इंक्रीज की वेक्टर ए की और m टाइम्स लेंथ इंक्रीज की वेक्टर बी की, तब ये दोनों वेक्टर्स कंपोनेंट वेक्टर कहलाएंगे, किसके, वेक्टर आर के। देन वी कैन से दैट नाउ द वेक्टर आर इज इक्वल टू n इंटू ए प्लस m इंटू बी। सो दीज आर द रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर आर इन द डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी, राइट। m और n की वैल्यू यूनिक होगी और वो एक पर्टिकुलर ही वैल्यू हो सकती है, वो चाहे कितनी भी हो। तो इस तरह से हम एक किसी वेक्टर को
दो वेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर? नाउ अगर हम इसमें आगे देखें, अगर किसी वेक्टर को, अगर ये वेक्टर है दैट इज द वेक्टर आर, हमें इसे दो अलग अलग वेक्टर में डिवाइड करना है और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, यानी कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा हमें? अपोजिट डायरेक्शन नहीं होगी, यानी कि वेक्टर आर को कैसे लिखेंगे? वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी। इज दैट मीन्स जो वेक्टर आर है वो किसके बराबर होगा? वेक्टर ए माइनस ऑफ वेक्टर बी के। ठीक है, तो ए को इतना लेंथ ही लेंगे ताकि बी माइनस करने पर उसमें से आर आ जाए। तो जैसे कि सपोज कीजिए ए ये है, दैट इज द वेक्टर ऑफ ए, इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, और वेक्टर बी को हमें इसके अपोजिट डायरेक्शन में लेना पड़ेगा, दैट वाज द वेक्टर बी। तो इस तरह से हम वेक्टर आर का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं ए और बी से। तो इस ए में से ये बी को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा? दैट इज इक्वल टू द आर अकॉर्डिंग टू दैट इक्वेशन। क्लियर? सो दैट वाज द रिसोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इनटू इट्स टू कंपोनेंट्स। अब ये जो वेक्टर हम बना रहे हैं, ये ए या बी, ठीक है, ये सब क्या कहलाते हैं? कंपोनेंट वेक्टर कहलाते हैं, कंपोनेंट वेक्टर ऑफ द वेक्टर आर। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसका यूज हम आगे हर एक डेरिवेशन में या फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज करेंगे। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर दैट इज मीन्स, सपोज कीजिए दैट वाज द वेक्टर आर, और हमें इस वेक्टर आर के दो कंपोनेंट लेने हैं जो एक दूसरे से रेक्टेंगल यानी कि एक दूसरे से 90 डिग्री पर हों। ठीक है, दैट वाज द एक्स एक्सिस एंड दैट वाज सपोज कीजिए वाई एक्सिस, और हमें वेक्टर आर के दो कंपोनेंट लेने हैं। क्लियर? तो इस तरीके से हम आर को रिजल्टेंट बनाएंगे, तो वही ट्राइंगल्स फॉर्म में इसे ड्रॉ करेंगे। तो दैट वाज द फर्स्ट वेक्टर एंड दैट वाज द अनदर वेक्टर। तो ये एक वेक्टर होगा कंपोनेंट वेक्टर, सपोज कीजिए दैट वाज ए, और जो दूसरा कंपोनेंट वेक्टर है जो इसके परपेंडिकुलर है ए के, दैट वाज बी। तो ये है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। क्लियर? तो अब सपोज कीजिए ए जो है रिजल्टेंट आर, ये रिजल्टेंट है आर, तो वेक्टर ए रिजल्टेंट आर से थीटा एंगल बनाता है। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ आर और बी की वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ बी, वो हमें फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ ही गए होंगे कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर क्या कहलाते हैं? वो कंपोनेंट जो एक दूसरे से राइट एंगल पर हों। ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाएंगे। सो वी कैन से दैट द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर द rectangular component of vector R। ठीक है, अब A और B की वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे? देखिए, अगर ये वेक्टर B है, इस तरफ भी हम बात करें, जो वेक्टर B का मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर B का मैग्नीट्यूड ये भी बराबर होंगे। इस लेंथ सपोज कीजिए OP की जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की लेंथ और ये जो लेंथ है ये बराबर होगी। क्लियर? तो इस तरह से हम ले सकते हैं सबसे पहले इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा। इस ट्राइंगल में देखिए साइन थीटा में क्या होता है? दैट वाज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर यानी कि बी। अब हम यहाँ पे वेक्टर नहीं लिखेंगे क्योंकि ये वेक्टर साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ लेंथ यानी कि मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू, पहले लिख लेते हैं, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इज दैट मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन आर। सो बी इज इक्वल टू क्या होगा? दैट इज आर साइन थीटा।
इस तरह से एक रेक्टेंगुलर एक कंपोनेंट तो आ गया हमारा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में से। सिमिलरली अब वी कैन टेक द कॉस थीटा, इस ट्राइंगल में लीजिए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज दैट मीन्स ओ, तो इसमें कॉस थीटा में क्या होता है, दैट इज बेस्ड अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस, बेस कितना है a अपॉन हाइपोटेनस दैट इज r, सो a की वैल्यू क्या होगी, दैट इज a इज इक्वल टू r cos ऑफ थीटा। तो ये दो कंपोनेंट्स हैं वेक्टर r के, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो इस तरह से हमें किसी वेक्टर को अगर उसके कंपोनेंट वेक्टर में डिनोट करना है या फिर रिप्रेजेंट करना है, तो एक तो वेक्टर होगा उसका r साइन थीटा और एक वेक्टर होगा क्या, r cos थीटा। ठीक है, तो ये दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है वेक्टर r के। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर याद रखनी है कि कौन सा साइन में होगा या कौन सा कॉस में होगा। तो इसे सिंपली याद रखने के लिए जिस वेक्टर से एंगल बनता है थीटा, ठीक है, तो वो उसका कॉस में होगा, और अदरवाइज जो दूसरा वेक्टर होगा वो किस में होगा, वो साइन में होगा। ठीक है, इस तरह से हम इनको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा बना रहा है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा किस में होगा, कॉस में, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है दैट वाज बी, वो किस में होगा, साइन में होगा। ठीक है, तो इस तरह से भी हम इन्हें याद रख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम डायग्राम जो बनाते हैं वो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली शेप में नहीं होता, तो इसलिए हम इन्हें इस तरह से याद रखते हैं कि जो थीटा जिसके साथ एंगल बनता है वो कंपोनेंट कॉस में होगा, और जो थीटा नहीं बनता वो कंपोनेंट साइन में होगा। क्लियर? सो दीज आर द explanation about the resolution of a vector, right? तो नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करने वाले हैं इस some other problems regarding the vectors and vector addition. Thank you.